हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे घर के सामने वाला घर काफ़ी अरसे से किराए के लिए खाली पड़ा था। वो घर जिन साहब का था उनसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते थे। मगर अब वो ये घर किराए पर उठाकर किसी दूसरे इलाके में जाना चाहते थे। मगर इस घर का वो जितना किराया मांग रहे थे उसकी वजह से घर किराए पर नहीं जा रहा था। मैंने उन्हें काफ़ी बार समझाया कि वो अपना किराया थोड़ा कम कर लें तो उनका घर आसानी से किराए पर चला जाएगा, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन साहब के 2 बेटे थे और उन्होंने दोनों की शादी कर दी थी, मगर शादी के बाद दोनों ही बेटे अलग होना चाहते थे। उन साहब ने ये घर बहुत ही मोहब्बत से बनाया था, मगर अब औलाद के हाथों मजबूर होकर वो ये कदम उठा रहे थे। काफ़ी अरसे तक वो परेशान रहे। फिर एक दिन सुना कि उनको किराएदार मिल गया है और अब वो यहाँ से जा रहे हैं। उनके यहाँ से जाने पर मुझे भी दुख था, इसीलिए जब वो अपना सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर चुके तो मैं उनसे मिलने गया था। वो बहुत दिलगरिफ्ता और मलूल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि वो किसी भी लम्हे रोने लगेंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और उनसे मिलकर अपने घर आ गया। अगले दिन अपने घर की बालकनी से देखा कि उनके घर में किराएदार आ चुके थे, मगर अगले ही लम्हे ये देखकर हैरत हुई कि एक औरत बाहर गली में खड़ी थी और अपनी निगरानी में ट्रक से सामान उतरवा रही थी। मैंने दिल में सोचा कि क्या इसके घर में कोई आदमी नहीं है जो ये इस तरह से खुद ही गली में खड़ी है। मगर उस वक्त मुझे ऑफिस से देर हो रही थी, इसलिए मैं नाश्ता करके ऑफिस चला गया और फिर उस औरत को बिल्कुल ही भूल गया। शाम में जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। वहाँ रोशनी हो रही थी। मैंने सोचा कि कल देखा जाएगा कि सामने कौन लोग रहने आए हैं, मगर इस बात पर यकीन था कि अगर पड़ोसी अच्छे हों तो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां हल हो जाती हैं, और यही पड़ोसी आपको बुरे और ख़राब मिल गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब मैंने भी इस मोहल्ले में घर लिया था, मैंने सबसे पहले यहाँ के पड़ोसियों के बारे में मालूमात हासिल की थी। इसलिए मुझे इस बात की भी खोज लग गई कि सामने कैसे लोग रहने के लिए आए हैं। भले वो किराएदार थे, मगर उन्होंने रहना तो हमारे साथ ही था। मगर अगले कई दिन तक मुझे उस घर में कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। मुझे हैरत हुई कि क्या इस घर में कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। उसी दिन मुझे हमारे मोहल्ले के हाजी साहब मिले थे। मैंने इस बात का जिक्र उनसे किया तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि उन्होंने अब तक इस घर में कोई आदमी नहीं देखा। बस एक अकेली औरत होती है, उसके साथ कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। मुझे बहुत हैरत हुई कि एक अकेली तन्हा औरत इतने बड़े घर में कैसे रह सकती है, क्योंकि हमारे घर की औरतों को तो घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, कुजा कि वो इतने बड़े घर में अकेली रहें। मैंने हाजी साहब से पूछा कि आपने पता किया कि उस औरत का शौहर कहाँ है? वो औरत अभी तक मोहल्ले में किसी के घर भी गई है और ना ही कोई उसके घर गया है, और ऐसे में हम मर्दों का उसके घर जाना ठीक भी नहीं है। मैंने हाजी साहब से कहा कि मैं कल ही अपनी बेगम को उस औरत के घर भेजता हूँ, वो पता करके आएगी कि आखिर मामला क्या है। हाजी साहब को भी मेरी ये बात बिल्कुल ठीक लगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, कल तुम अपनी बेगम को उस औरत के घर लाजमी भेजना, ताकि हमें भी इल्म हो कि उसके घर के आदमी कहाँ हैं, वरना कल कलां को कोई गड़बड़ हो गई तो लोग हमें ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। मुझे भी हाजी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक लगी और मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी बेगम से कहा कि आप ज़रा कल सामने जो नए किराएदार हैं उनके घर हो आइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे सामने वाले घर में कैसे लोग आए हैं। मेरी बेगम ज़रा तन्हाई पसंद थी और इन सब मामलात से दूर रहना पसंद करती थी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने की? वो अपने घर में रह रही हैं और हम अपने घर में हैं।
ये कहकर बेगम मेरे सामने खाना लगाने लगी थी, मगर मैंने उनसे कहा कि आप बस एक बार उनके घर चली जाएं, ताकि मोहल्ले में सबकी तसल्ली हो जाए कि अच्छे लोग ही हमारे मोहल्ले में आए हैं। मेरी बात सुनकर बेगम ने तिरछी नज़रों से मुझे देखा और फिर कहने लगी कि मोहल्ले में और भी लोग रहते हैं, मगर आप क्यों कर इस मामले में इस कदर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। मेरी बेगम भी मेरी इस आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी और साथ ही उन्हें मेरी इस आदत से चिढ़ भी थी, इसलिए भी मुझे सख्त सुनने को मिल रही थी, मगर मैं भी अपनी आदत से मजबूर था। कई बार बेगम के टोकने के बावजूद भी मैंने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी थी। अगले दिन शाम में मैंने ज़बरदस्ती अपनी बेगम को सामने वाले घर में भेज दिया। मेरी बेगम जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे मजबूर करने पर वो राज़ी हो गई, मगर उन्होंने यूं खाली हाथ जाना मुनासिब ना समझा। घर में बिरयानी बनी हुई थी, एक प्लेट में बिरयानी डालकर वो ले गई और मैं बेचैनी से उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। मेरी बेगम को गए 2 घंटे गुजर चुके थे, मगर अब तक वो वापस नहीं आई थी। अब तो मुझे परेशानी ने घेर लिया। एक तो वो जाने के लिए राज़ी नहीं थी और अब गई थी तो वापस ही नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बाद मेरी बेगम हशाश बशाश वापस आई। मैंने उनसे पूछा कि कैसी रही उन सब से मुलाकात और उनके घर में कौन कौन है, तो मेरी बेगम ने एक ठंडी सांस भरकर मेरी जानिब देखा और मुझसे कहने लगी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतने दुख होते हैं जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरी बेगम के चेहरे पर यकदम ही यासियत छा गई। मैंने अपनी बेगम से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जिससे आप यूं अफसरदा हो गई थी। उन्होंने मेरी जानिब देखा और फिर मुझसे कहने लगीं कि उस औरत का दुनिया में कोई नहीं है। काफ़ी सालों पहले शौहर का इंतकाल हो गया है और अब वो अकेली रहती हैं, मगर एक पढ़ी लिखी औरत हैं, नौकरी करके अपने खर्चे पूरे कर रही हैं। उनका कोई भी रिश्तेदार उनसे नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी। मगर देखें उनकी किस्मत में क्या लिखा था। शादी के चंद सालों बाद ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया और वो बिल्कुल ही तन्हा रह गई। मैंने अपनी बेगम से पूछा कि उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो मेरी बेगम ने मुझसे कहा कि उनके तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, सिर्फ एक शौहर था जिसका इंतकाल हो गया। ये कहकर मेरी बेगम ने सर झटका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी खुद रोने लगेंगी। मैंने सर इस बात में हिलाया और आपस में उंगलियां मसलते हुए बेगम का ध्यान बटाने के लिए उनसे कहा कि मैं कब से ऑफिस से आया बैठा हूँ, आज तो आपने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं पूछा। मेरी बात सुनकर मेरी बेगम ने मुझे घूर कर देखा और फिर वहाँ से उठकर मुझसे कहने लगी कि मैं खाना लगाने जा रही हूँ, जब तक आप फ्रेश हो जाएं। जब से आप ऑफिस से आए हैं इसी हुलिये में बैठे हैं। उनकी बात सुनकर मैंने चौंक कर अपनी जानिब देखा। कह तो वो बिल्कुल ठीक रही थी। मैं हंसता हुआ वहाँ से उठ गया और फ्रेश होने के लिए चला गया, क्योंकि बिरयानी की खुशबू मुसलसल मेरी भूख में इजाफा कर रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था, तो उसी वक्त वो औरत भी अपने घर से बाहर आई थी। उसने इंतहाई खूबसूरत तराश खराश का सूट पहना हुआ था और उस पर हल्का हल्का मेकअप किया हुआ था। पहली नज़र में कहीं से भी वो बेवा औरत दिखाई नहीं देती थी। मैंने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें हटा ली। अब वो औरत अपने घर का ताला बंद कर रही थी। उसने सर पर दुपट्टा इस तरह से लिया हुआ था कि वो दुपट्टा बार बार ढलक कर उसके शानों पर आ गिरता था। मुझे उस वक्त उस औरत पर सख्त गुस्सा आया कि ये कैसी औरत थी, एक बेवा होकर अपने घर से इस कदर बन ठन कर निकल रही थी। अब वो औरत अपने घर के बाहर खड़ी हो गई और किसी को फ़ोन मिलाने लगी थी। मैं अपनी बाइक पर बैठ गया और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर आज तो बाइक ने भी स्टार्ट होने से इनकार कर दिया था। झुंझुलाकर बाइक से उतर गया और देखने लगा कि आखिर बाइक में मसला क्या है, मगर मुझे कोई भी मसला दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो औरत किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ,
पर तुम कहाँ रह गए हो? वो इस वक्त सख्त गुस्से में लग रही थी। उसने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा था। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं वहीं बैठकर अपनी बाइक को ठीक करने लगा। उसी असना में एक काले रंग की गाड़ी हमारे मोहल्ले में दाखिल हुई और उस औरत के घर के सामने जाकर रुक गई। वो औरत सुकून का सांस भरती हुई उस गाड़ी की जानिब गई और पिछला दरवाज़ा खोलकर उस गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी लम्हों में ही नज़रों से ओझल हो गई और मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि कल ही तो उसने मेरी बेगम को बताया था कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलती है, तो आज उसे लेने के लिए कौन आया था? इस गाड़ी के शीशे काले रंग के थे, तभी उसके अंदर बैठे शख्स को मैं देख नहीं सका था, मगर उस वक्त मुझे ऑफिस से लेट हो रहा था। मैंने बाइक को वहीं छोड़कर बस से ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। दर हकीकत उस औरत को देखकर मुझे अजीब सा एहसास कमतरी हुआ था। वे एक औरत होकर इतनी आलीशान गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रही थी और मैं यहाँ एक मर्द होकर बसों के धक्के खा रहा था। आज का मेरा दिन बहुत ही खराब गुजरने वाला था। मैं सर झटक कर रोड की जानिब चला गया। मैं रात को इस बात का जिक्र अपनी बीवी से कर रहा था और उससे कहा कि हमारी पड़ोसन एक बेवा औरत है, मगर उसको इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत बन संवर कर घर से बाहर निकलती है। मेरी बात सुनकर बेगम ने मुझसे कहा कि क्या ज़रूरी है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो बनना संवरना ही छोड़ दे। वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। उनके लहजे में कोई तंज नहीं था, वो बस मुझसे एक सवाल कर रही थी। मैंने अपनी बेगम से कहा कि हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ बेवा औरतों का इस कदर बनना संवरना पसंद नहीं किया जाता, और वैसे भी एक बेवा औरत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो गैर मर्दों के सामने अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरे। पता नहीं मेरी बेगम ने मेरी बात सुनी भी या नहीं। वो सर झुकाए खाना खाने में मशगूल रही। अब ये रोज़ का मामूल हो गया था कि वो औरत सुबह सवेरे ही तैयार होकर घर से निकल जाया करती थी और रात गए वापस आती थी। वो मोहल्ले में किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। अगर मोहल्ले में से कोई औरत उसके घर चली जाती तो बहुत अच्छी तरह से पेश आती थी और अच्छे से मेहमान नवाजी करती, मगर खुद से किसी के घर नहीं जाती थी। इसी वजह से कोई भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, सिवाय उन चंद बातों के जो उसने खुद ही बताई थी। वो पूरा दिन घर से बाहर गुजारती थी। रात के 8 बजे उसी काली रंग की गाड़ी छोड़ने के लिए आती थी। वो उस गाड़ी में से उतरकर अपने घर चली जाती थी और वो जिसकी भी गाड़ी थी मोहल्ले से निकल जाती थी। मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं किसी दिन उस गाड़ी को रोककर पता तो करूं कि उस गाड़ी में कौन है, मगर हर बार वो गाड़ी देखते ही देखते मोहल्ले से निकल जाती और मुझे इस बात का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुस्तकबिल के अंदेशे मुझे डरा रहे थे क्योंकि मकतबे नौकरी खतरे में थी। ऑफिस में मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, इसीलिए इसी वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था। इसलिए जब घर में सब लोग सो जाते तो मैं बालकनी में आकर खड़ा हो जाया करता और सिगरेट सुलगा लिया करता। मैं अपनी बेगम के सामने सिगरेट नहीं पी सकता था क्योंकि उन्हें मेरा सिगरेट पीना सख्त नागवार गुजरता था। इसी वजह से मैं अक्सर उनसे छुपकर सिगरेट पी लिया करता था। और उन दिनों तो मैं वैसे ही बहुत परेशान था और इस परेशानी का तस्करा मैंने घर में किसी से भी नहीं किया था क्योंकि मेरी बेगम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करती थी और मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए सबसे ये बात मैंने खुद ही महदूद रखी थी। उस वक्त भी मैं ऐसी परेशानी में बालकनी में खड़ा था। उसी असना में मेरी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। एक सफ़ेद रंग की कार उस औरत के घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकी थी और उसमें से एक आदमी निकलकर उसके घर में दाखिल हो गया। मैं हैरानी से ये सारा मंजर देखने लगा। उस औरत ने खुद बताया था कि वो बेवा थी और पसंद की शादी करने की वजह से उसके घर वाले इससे मिलना पसंद नहीं करते थे, मगर रात के इस पहर उसके घर में एक गैर आदमी दाखिल हो रहा था।
मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा मगर वो आदमी उस घर से नहीं निकला। मैं थक हार कर सोने के लिए चला गया। अगले दिन मैं मोहल्ले की बैठक में गया। रात को सारे मोहल्ले के आदमी नुक्कड़ वाली दुकान पर जमा होते थे और वहीं बैठकर चाय पीते थे। मैं भी अक्सर वहाँ चला जाया करता था मगर मैं काफ़ी दिनों से वहाँ जा नहीं पा रहा था। मगर कल रात को मैंने जो मंजर देखा था वही सब बताने के लिए मैं वहाँ चला गया। वहाँ आज भी महफिल लगी हुई थी मगर हैरत की बात यह थी कि वहाँ मौजूए गुफ्तगू वही औरत थी। मैंने तो रात को पहली बार उस घर में किसी आदमी को दाखिल होते हुए देखा था मगर मुझसे पहले मोहल्ले के कई आदमी उस घर में लोगों को दाखिल होता देख चुके थे। मैंने भी इन सब में अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा और कल रात को आंखों देखा सारा हाल बता दिया। मोहल्ले के एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि इस औरत के घर में रात होते ही गैर मर्दों का आना जाना शुरू हो जाता है और सिलसिला सुबह तक जारी रहता है। वो कस्में खा रहा था कि उसने कई बार खुद अपनी आंखों से देखा है। जब वो रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता है तो तब कोई मर्द उस औरत के घर में दाखिल हो रहा होता है और जब वो फजर पढ़ने के लिए उठता है तो तब कोई और मर्द उसके घर से निकल रहा होता है। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोगों ने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली। हाजी साहब खड़े होकर कहने लगे कि ये शरीफों का मोहल्ला है, इस मोहल्ले में ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ तक कि गुस्से से उनकी आवाज़ कांप रही थी जबकि वहाँ मौजूद सारे आदमी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वहाँ पर बैठकर सब आदमियों ने फैसला किया कि सुबह होते ही इस औरत से बात की जाएगी और इस औरत को मोहल्ले से निकलवा दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले उन साहब से बात करना ज़रूरी था जिन्होंने अपना घर उस औरत को किराए पर दिया था। हाजी साहब ने उसी वक्त उन साहब को फ़ोन मिला लिया और घर आने का वक्त दे दिया। यूं सब लोग इस बात पर मुतमईन होकर अपने घर चले गए कि कल इस औरत को मोहल्ले से निकाल देंगे। अगले दिन इतवार था। मोहल्ले के आदमी सुबह से ही अपने अपने घरों में तैयार बैठे थे। बस उन साहब का इंतज़ार था जिन्होंने अपना घर उस औरत को किराए पर दिया था, क्योंकि वही उस औरत से ये घर खाली करवा सकते थे। मैंने जब ये बात अपनी बेगम को बताई तो कुछ लम्हों तक वो खामोशी से मेरा चेहरा देखती रहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि यूं किसी की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। मैंने अपनी बेगम से कहा कि कल रात ये मंजर मैं खुद भी देख चुका हूँ। मुझे अपनी बेगम का उस औरत की तरफदारी करना बुरा लग रहा था। इसी वजह से मैंने बात को मज़ीद तूल देना मुनासिब ना समझा। उसी असना में किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैं समझ गया था कि सारे आदमी जमा हो चुके हैं, इसीलिए मैं भी नीचे चला गया। मोहल्ले के कई आदमी इकट्ठे हो चुके थे। अब फैसला किया जा रहा था कि कौन उस औरत से बात करेगा। आखिरकार जिन साहब का वो घर था और हाजी साहब को उस औरत से बात करने के लिए आगे किया गया और हम सब ने पीछे खड़े होकर तमाशा देखने का फैसला किया कि उन दोनों ने उस औरत के घर का दरवाज़ा बजाया तो कुछ देर बाद वो औरत अपने घर के दरवाजे पर आई और इतने मर्दों को अपने घर के दरवाजे पर देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। जिन साहब का वो घर था उन्होंने उस औरत से कहा कि बीबी, आपके बारे में मोहल्ले से बहुत सी शिकायतें मौसूल हुई हैं, इसीलिए आप ये घर खाली कर दें। उस औरत के माथे पर बल पड़ गए और उसने उन साहब से पूछा कि आपको मेरे बारे में क्या शिकायतें मौसूल हुई हैं। वो औरत पूरे एतमाद से खड़ी हुई थी। वो ये सवाल पूछते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाई। मैंने दिल ही दिल में उस औरत की एतमाद को दाद दी, जिस पर हाजी साहब ने उस औरत को जवाब दिया कि हमें अपने मुंह से तुम्हारे करतूत बताते हुए शर्म आती है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और किसी और जगह पर जाकर बेहयाई फैलाओ। इस बार वो औरत गुस्से में आ गई और उन साहब से कहने लगी, जिससे उसने ये घर किराए पर लिया था, हमारा मुआयदा 11 महीनों का हुआ है और उससे पहले आप मुझसे ये घर खाली नहीं करवा सकते। इतने सारे आदमियों को देखकर वो औरत ज़रा भी नहीं डर रही थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई खौफ था।
न जाने मैं क्यों उस औरत को डरा सहमा देखना चाहता था। उस औरत की कामयाबी और उसके एतमाद ने जैसे मेरी अना को ठेस पहुंचाई थी। मैं इतने सालों की सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के बाद भी वो हासिल नहीं कर सका जो मैं हासिल करना चाहता था। उस औरत के पास वो सब था जो मैं हासिल करना चाहता था। उस औरत की बात सुनकर वो साहब चुप हो गए जिनका ये घर था, क्योंकि वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्योंकि मुआहदे की वजह से वो साहब भी इस बात के पाबंद थे कि वो 11 माह से पहले इस औरत को घर से नहीं निकाल सकते थे। वहाँ मौजूद सभी आदमी उस औरत की बात सुनकर खामोश हो गए। उस औरत ने मज़ीद कहा कि मैं एक बेवा औरत हूँ, तो ये नहीं समझिएगा कि मैं आप लोगों से डर जाऊंगी। इससे पहले भी आप जैसे कई आदमियों से मेरा पाला पड़ चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए यही बेहतर है कि आप लोग अपने काम से काम रखें। वो औरत गुस्से से फिंकार रही थी और सारे आदमी दुम साधे उसकी बात सुन रहे थे। और आप लोग कौन होते हैं मुझ पर बेहयाई की तोहमत लगाने वाले? अगर मैंने अभी मुंह खोला तो आप में से चंद आदमी इस मोहल्ले में सर उठाकर जीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उस औरत की बात सुनकर मजमे में मौजूद चंद आदमियों के चेहरे सुर्ख पड़े थे। हाजी साहब ने हाथ उठाकर उस औरत को मजीद कुछ भी बोलने से रोक दिया और कहने लगे, बस करो बीबी, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम अब दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो, मगर हम तुम्हारी बातों में हरगिज़ भी नहीं आएंगे। तुम्हें अब ये घर खाली करना ही पड़ेगा और इस मोहल्ले से जाना पड़ेगा। हाजी साहब ने हतमी लहजे में उस औरत से कहा। उस औरत ने हाजी साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ना तो मैं ये घर खाली करूंगी और ना ही मोहल्ला छोड़कर कहीं जाऊंगी। आप लोगों को जो करना है वो आप कर लें। ये कहकर उस औरत ने हमारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी लोग उस औरत की इस कदर जुर्रत पर हैरान थे। अब वहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं था, मगर फिर भी सब लोग वहीं खड़े होकर उस औरत के बारे में चेमगोइयाँ करने लगे। सभी उस औरत को बुरा भला कह रहे थे। वहाँ सबको ही डर था कि अगर ये औरत हमारे मोहल्ले में रही तो इस बात का असर हमारी बेटियों पर भी पड़ेगा। सबको फिक्र थी कि उनके घर में जवान बेटियां हैं, कल को वो भी इस औरत की तरह मुंह फट ना हो जाएं। अभी हमें वहाँ खड़े कुछ ही देर गुजरी थी, एक काले रंग की गाड़ी मोहल्ले में दाखिल हुई और उसमें से एक आदमी उतर कर आया। वो आदमी देखने से कोई बारोब शख्सियत लग रही थी। हम लोग अपनी बातें छोड़कर उसे देखने लगे थे। वो सीधा हमारी जानिब आया। उसकी महंगी गाड़ी और उसकी शख्सियत देखकर हम सब लोग चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। उस आदमी ने हमसे कहा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? हाजी साहब ने आगे बढ़कर उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? हाजी साहब की बात सुनकर उस आदमी ने अक्कड़ भरी नज़रों से हाजी साहब की जानिब देखा और फिर 2 कदम बढ़ाकर उनकी जानिब आया। उनके कंधे से नादीदा गर्द झाड़ते हुए कहने लगा कि यकीनन आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपको आपके घर से बेघर कर दे, तो फिर आप क्यों किसी को उसके घर से बेघर करना चाहते हैं? ये बात करते हुए उस आदमी का लहजा बिल्कुल सर्द था और उसकी निगाहों में एक अजीब सी काट थी। उस आदमी की बात सुनकर हाजी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस आदमी से कहा कि तुम इस औरत के क्या लगते हो जो यूं उस औरत की तरफदारी करने के लिए चले आए हो? तुम जानते भी हो वो औरत किस कमाश की है। उसने सारे मोहल्ले वालों का जीना दोभर कर दिया है। हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, कल को हमें अपनी बेटियों की शादी भी करनी है। ऐसे मोहल्ले में कौन हमारी बेटियों के लिए रिश्ते लेकर आएगा जिस मोहल्ले में ऐसी औरत रहती है? हाजी साहब इंतहाई हकारत से उस औरत का जिक्र कर रहे थे और उस आदमी का चेहरा ज़ब्त से सुर्ख पड़ चुका था। उस आदमी ने हाजी साहब के कहा कि ये बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग उनके बारे में एक राय बनाकर बैठ चुके हैं, बग़ैर कोई सच जाने, बग़ैर कोई तहकीक किए। आप लोग एक औरत पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों को आराम से समझा दूं, मगर शायद आप लोग मेरी बात आराम से सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।
इसलिए मजबूरन मुझे आप लोगों को हवालात की सैर करवानी पड़ेगी। ये कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से अपना कीमती लाखों का फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी और फिर फ़ोन बंद करके दोबारा से हमारी तरफ मुतवज्जो हुआ। हम सब लोग हैरानी से उसकी शक्ल देख रहे थे। हमें उसके इस कदम की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। उस आदमी ने ठंडे लहजे में हम सब की तरफ देखकर कहा कि 10 मिनट बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी। जिस जिस को भी उस औरत के यहाँ रहने से एतराज़ है वो यहीं पर ठहरे और बाकी सब अपने घरों को लौट जाएं, और जिनको एतराज़ है फिर वो अपने एतराज़ात पुलिस को बताएंगे। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर हम सब के हाथ पांव फूल गए। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि मामला ये रुख इख्तियार कर लेगा। उस आदमी की बात सुनकर सबकी सीटी गुम हो गई। उन सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। वो आदमी अपनी कार से टेक लगाकर वहीं खड़ा हो गया। अब सारे आदमी कश्मकश में थे कि क्या करें। घरों को लौट जाना उस औरत के हाथों बुरी तरह से जलील होने के बराबर था। हम सब लोग एक दूसरे की जानिब हवन्नकों की मानिंद देख रहे थे। इतने में हाजी साहब ने कहा कि उन्हें अपने घर में कुछ ज़रूरी काम है, अब वो घर चलते हैं, और जल्दी से वहाँ से अपने घर की जानिब रवाना हो गए। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हम सब हाजी साहब को यूं मैदान छोड़ते हुए जाते देखने लगे। जिन साहब का वो घर था वो अपनी बाइक पर बैठे और कहने लगे कि मेरे घर मेहमान आते होंगे, मुझे अब चलना चाहिए। एक एक करके वहाँ से सारे आदमी जा रहे थे। मैं भी अपने घर आ गया था। अभी मैंने घर में कदम ही रखा था कि पुलिस की गाड़ी हमारे मोहल्ले में दाखिल हुई। पुलिस की गाड़ी को देखकर वहाँ जो चंद आदमी खड़े थे वो भी अपने अपने घरों की जानिब दौड़े। मैंने गुस्से से सर झटका और अपने घर में दाखिल हो गया। मेरी बेगम सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी बेगम को देखकर खिसियाना हो गया तो मेरी बेगम मुझसे बोलने लगी कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि दूसरों के मामलात में ना पड़े, मगर आप मेरी सुनते ही कब हैं। अभी आप 2 मिनट और नीचे खड़े रहते तो अभी हवालात में बंद होते। मेरी बेगम यकीनन बालकनी में खड़े होकर ये सारा मंजर देख चुकी थी। मैंने अपनी बेगम से कहा कि यकीनन इस औरत की बहुत पहुंच है, वरना ये सब किसी आम औरत के बस की बात नहीं है। मेरी बेगम ने हूँ कहकर सर झटक दिया और मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और गली का मंजर देखने लगा। उस आदमी ने पुलिस वालों से कुछ कहा था। पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा चुके थे और फिर वो आदमी उस औरत के घर में दाखिल हो गया। उस औरत के बारे में एक बात तो मालूम हो गई थी कि उस औरत के बड़े अफसरों से ताल्लुकात थे। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस औरत के बारे में ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि कोई भी पुलिस के हाथों अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था। अब वो औरत मोहल्ले में गुजरती तो सब लोग अपनी नज़रें नीची कर लेते। सभी उस औरत से डरने लगे थे। अब तो लोग बहुत ही कम उसके बारे में बात करते थे। जिस आदमी ने उस औरत के बारे में कसम खाकर कहा कि वो पूरी रात उस औरत के घर में मुख्तलिफ मर्दों को दाखिल होता देखता है, वो आदमी भी बिल्कुल चुप हो गया था। अब कोई भी उस औरत के खिलाफ कुछ नहीं कहता था। एक रात मैं काम से थका हारा घर वापस आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। मेरे घर के ताले की एक चाबी हमेशा से मेरे पास रहती थी। मैंने अपनी जेबों को टटोला तो आज मेरे पास चाबी नहीं थी। मैंने अपनी बेगम को फ़ोन किया मगर वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मेरी बेगम ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आज वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने जा रही हैं। मुझे लगा था कि मेरे पहुंचने से पहले वो आ जाएंगी, मगर वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। मुझे उस वक्त सख्त किस्म की कोफ्त ने आन घेरा था। मैं वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि यहीं घर के बाहर बैठ जाता हूँ और जब तक मेरी बेगम घर नहीं आ जाती यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेता हूँ। मैं वहीं घर के बाहर बैठ गया और अपनी बेगम का इंतज़ार करने लगा। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लाल रंग की गाड़ी उस औरत के घर के बाहर आकर रुकी और वो औरत उस गाड़ी से उतरकर अंदर गई और वो गाड़ी वापस मुड़ गई। मैं खामोशी से उस औरत को देखने लगा। उस औरत ने मुझे खुद की जानिब तकता पाया
तो मेरी तरफ आ गई। उस वक्त मैं परेशान हाल सा बैठा था। प्यास के मारे मेरे हलक में कांटे से पड़ रहे थे। उस औरत ने मुझसे कहा कि क्या हुआ है, आप यूं घर के बाहर क्यों बैठे हैं? मैंने नज़र उठाकर उस औरत की जानिब देखा। वो औरत चेहरे पर संजीदगी लिए मुझसे पूछ रही थी। मैंने उस औरत से कहा कि आज हमारी बेगम घर पर नहीं है, बस इसी बात की सज़ा काट रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे उस औरत से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जाने क्यों मैं फिर भी उस औरत से बात कर रहा था। वो औरत भी शायद अपनी तन्हाई से उकताई हुई थी और किसी से बात करना चाहती थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि जब तक आपकी बेगम घर नहीं आ जाती तब तक आप मेरे घर चलकर उनका इंतज़ार कर सकते हैं। उस औरत की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मैं परेशान हो गया था। वो औरत अपने घर में तन्हा रह रही थी और मुझे अपने घर आने की दावत दे रही थी। मुझे सोच में पड़ा देखकर उसने मुझसे कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप आ जाएं घर में, और ख़ुद आगे बढ़कर अपने पास मौजूद चाबी से घर का दरवाज़ा खोलने लगी। मैं यूं अकेले में उसके घर में जाना तो नहीं चाहता था, मगर मेरी पुरदरसुस तबीयत ने मुझे उसके घर जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका घर इस कदर साफ सुथरा था कि मुझे यकीन नहीं आया। अकेली औरत अपना घर इस कदर साफ सुथरा भी रख सकती है। उसने मुझे ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठा दिया और मैं सोफे पर बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। उस औरत के घर में इंतहाई कीमती फर्नीचर रखा हुआ था और वो जाकर मेरे लिए बावर्ची खाने से एक गिलास में जूस ले आई थी और मेरे सामने रखी टेबल पर गिलास रख दिया। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या आपके घर में कोई नौकरानी वगैरह आती है? ये सुनकर उसने हैरत से मेरी जानिब देखा और कहने लगी कि नहीं, मैं खुद ही अपने घर का सारा काम करती हूँ। मैंने उस औरत से कहा कि दिन में नौकरी करना और रात में अपने घर के इतने काम करना, आप थक नहीं जाती? मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई और मुझसे कहने लगी कि जो औरत बेवा हो जाती है उसे ज़िंदगी इस कदर थकाती है, फिर ये छोटे मोटे काम करके उस औरत को बिल्कुल भी थकन नहीं होती। उसके लहजे में एक अजीब सी यासियत थी। मैंने गौर से उस औरत का चेहरा देखा। उस औरत के चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था। वो औरत इस कदर खूबसूरत थी कि उसे वाकई किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि आप जूस पिएं, आपको बहुत प्यास लग रही थी। मैंने ग्लास उठाकर एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और वापस रख दिया। वाकई मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि आप यहाँ बैठकर इंतज़ार करें, मैं अपने कुछ काम ख़त्म कर लूँ। ये कहकर वो औरत मेरे सामने से चली गई। मैं सोफे से टेक लगाकर आरामदेह हालत में बैठ गया और जाने कब मेरी आँख लग गई। मुझे खुद भी कुछ खबर नहीं हो सकी। काफ़ी देर तक मैं यूं ही बैठे बैठे सो गया था, क्योंकि मैं सुबह का थका हारा अब घर लौटा था। आजकल मुझे परेशानी की वजह से भी रातों को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी नींदें भी पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए मैं उस औरत के घर ही सो गया और मुझे खुद भी इस बात का पता नहीं चल सका। कल तक मैं जिस औरत को इस कदर बुरा समझता था, आज उस औरत के घर के ड्राइंग रूम में मैं सो रहा था। काफ़ी देर बाद मेरी हड़बड़ाकर आँख खुली तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने परेशानी से अपनी घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी रात के 2 बजा रही थी। मैं उस औरत के घर इतनी देर तक सो गया, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आया तो मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। वो औरत नमाज पढ़ रही थी और सजदे में सर रखे रो रही थी। मेरे कदम अपनी जगह पर साकित रह गए और मैं हैरानी से उस औरत को देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत इतनी गुनहगार होकर यूं सजदे में क्यों रो रही है। कुछ देर बाद उसने सजदे से सर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो मुझे अपने सामने देखकर चौंक गई और जल्दी से खड़ी हो गई। अपने आंसू साफ करके जायनमाज तय करने लगी। मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत से सवालात थे
जिनके जवाब सिर्फ उस औरत के पास थे। मैंने हिम्मत करके उस औरत से कहा कि आप जानती हैं, मोहल्ले में सब लोग आपको बदकिरदार समझते हैं। मेरी बात सुनकर उस औरत ने मेरी जानिब देखा और फिर कहने लगी कि आप भी यही समझते हैं। उसका लहजा हर किस्म की बनावट से आरी था। उस औरत ने एक ठंडी सांस भरकर मेरी जानिब देखा और फिर मुझसे कहने लगी कि आप जानते हैं, वो औरत जो बेवा हो जाती है तो साथ ही दुनिया वाले ये समझने लगते हैं अब हम इस औरत को कुछ भी कह सकते हैं, बल्कि दुनिया वाले तो आप लोगों की तरह बदकार का सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप लोग एक बेवा औरत के बारे में आधा अधूरा सच जानकर और बाकी अपने पास से झूठ मिलाकर दुनिया को सुना देते हैं, क्योंकि सबको ही इस बात का अच्छे से इल्म है कि इस बेवा औरत के साथ कोई आदमी नहीं खड़ा है। ये कहते हुए उस औरत का लहजा रंध गया। मैं दुम साधे उसकी बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बीच चौराहे में मुझे जलील कर रहा हो। उस औरत ने मुझसे कहा कि आपने किसी आदमी को मेरे घर में आते हुए देखा और इस बात के हजारों किस्से बना लिए। उस औरत के लहजे में बस दुख बोल रहा था और मैं साकित खड़ा बस उसे देख रहा था। मेरे कदम जमीन में जम गए थे। उसने मेरी जानिब जख्मी नजरों से देखा और मुझसे कहने लगी, आप जानते हैं कि वो आदमी कौन है जो उस दिन आया था? वो मेरे शौहर का बेटा था, मेरा सौतेला बेटा, जिसे मैंने सगी माँ से बढ़कर चाहा था। वही अक्सर मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आता है और कोई भी अपनी खुशी से तन्हा रहना पसंद नहीं करता। उसकी बीवी को मेरा उसके घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मेरा बेटा किसी भी सूरत मुझे जाने नहीं देना चाहता था। वो मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ने के लिए भी तैयार था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसका घर खराब हो, इसलिए मैं उस घर से निकल आई थी। इसी वजह से वो अक्सर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आता है, मगर यहाँ भी आप लोगों ने मुझे सुकून से नहीं जीने दिया। मैं मानती हूँ मैं एक खुद मुख्तार औरत हूँ, मगर हूँ तो मैं एक औरत ही। मैं कब तक आप लोगों की ये बातें बर्दाश्त करूँ और चुपती हुई नजरें सहूँ? क्या मैं नहीं जानती कि आप लोग मुझे किन नजरों से देखते हैं? आप मर्दों की यही तो कमजोरी है। अपने से ज्यादा ताकतवर औरत बर्दाश्त नहीं होती और फिर उस औरत को तोड़ने के लिए हजार जतन किए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने किया। मगर मेरे शौहर की मौत ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था। ये कहकर उस औरत ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और फिर मुझसे कहने लगी कि आप लोगों ने जिस तरह का सलूक मेरे साथ किया है, अब आइंदा किसी और औरत के साथ नहीं करना। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मगर कब वक्त बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। आज मैं बेवा हूँ तो लोग मुझ पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। आपकी बेटी भी बेवा हो सकती है। फिर क्या करेंगे आप लोग? इसी तरह से उसके किरदार पर भी बातें करेंगे। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी और मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ा जा रहा था। आज मुझे लग रहा था कि मेरा कद बहुत छोटा है। मेरा खुद मुख्तार और ताकतवर होना मेरे लिए अजाब बन गया है। उस औरत ने मुझसे मजीद कहा कि आप जानते हैं मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आपने मेरी जानिब देखा तो नफरत से देखा था, मगर आपकी नज़रों में कभी भी मेरे लिए हविस नहीं थी। ये कहकर वो औरत सांस लेने के लिए रुकी, मगर मुझे लगा कि अब मैं कभी भी सांस नहीं ले सकूंगा। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। उस औरत ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था। वो अंदर आ गया। उसने गुस्से से मेरी जानिब देखा और उस औरत से कहने लगा कि अम्मी, क्या ये लोग फिर से आपको तंग कर रहे हैं? उसके मुंह से माँ का लफ्ज़ सुनकर मैं मजीद 2 फुट ज़मीन में धंस गया। मैंने एक नज़र उस आदमी की जानिब देखा और उससे कहा कि तुम्हारी माँ वाकई एक बहुत बहादुर औरत है। ये कहकर मैं उस औरत के घर से निकल आया। मैं नहीं जानता था कि उसके बाद मैं कैसे अपने घर तक पहुंचा था। घर आकर भी मैं घर पर देर तक गुमसुम रहा था। मेरी बेगम मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मुझे इतनी देर कैसे हो गई, और मैं
बस खाली खाली नज़रों से उनका चेहरा देख रहा था। आज मुझे अपना और इस मुआशरे का इंतहाई भयानक चेहरा नजर आया था, जिसको देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।